मेरे सभी मित्रों, चाहे उत्तर प्रदेश में है, चाहे देश में है, चाहे दुनिया के किसी दूसरे देश में, सबको नमस्कार है, प्रणाम है, अभिवादन है। और आज दो महापुरुषों जिनसे हमें राष्ट्रभक्ति की भी, स्वाभिमान के साथ जीने की भी और देश प्रेम की भी ऐसी शिक्षा मिलती है, जिससे अगर हम आप अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को दुनिया की कोई ताकत कभी कमजोर कर ही नहीं सकता। एक हैं आज महाराणा प्रताप जी की जयंती, जिनके बारे में कहा जाता है कि घास फूस की रोटी खाई, लेकिन एक राजा होकर के भी कभी सर नहीं झुकाया। देश के खातिर वन वन में भटकने का काम किया, वन में रह करके संघर्ष करने का काम किया। और संकट के काल में उस समय के भामाशाह महाराणा प्रताप के पास जाते हैं और जाकर के जब उनके अंदर थोड़ा उत्साह की कमी होती है तो कैसे उत्साह बढ़ाते हैं। तो जब हम महाराणा प्रताप जी की आज जयंती पर उनको नमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके देश की सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प ले रहे हैं, तो ऐसे दिन हमें भामाशाह जी को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई राणा के चरणों में रख करके इस शीश नहीं झुकने देंगे यह काम किया है। उनको भी नमन करता हूँ। साथ में आज श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी की भी जयंती है। उनके बारे में आप सबको मालूम है कि देश आज उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। मैं भी उनको नमन कर रहा हूं, मैं भी उनको प्रणाम कर रहा हूं और देश के लिए उनके योगदान को याद कर रहा हूं। लेकिन आज जब मैं आपको दोनों इन महापुरुषों की जयंती पर शुभकामना दे रहा हूं, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले दुनिया का दृश्य देख रहा था। इस समय पूरे विश्व में 40 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के कारण से अस्पताल में भर्ती हुए मरीज हैं और 3 लाख से अधिक लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। हमारा देश भी 60,000 का आंकड़ा पार कर रहा है मरीजों की दृष्टि से देखें। हम लोगों ने बहुत कठिन, बहुत जिम्मेदारी के साथ, हमारे पूरे देशवासी, हमारे सभी प्रदेशवासियों ने लड़ाई लड़ने का काम किया है, जिसके कारण से दुनिया में आबादी की दृष्टि से चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। लेकिन संक्रमण की दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी हमारे यहाँ स्थिति काफी नियंत्रण में है। और जो नंबर बढ़े हैं उसमें मुझे लगता है आप मेरी बात को मानेंगे, वो नंबर बढ़ने का कारण भी हमारी आपकी किसी न किसी की लापरवाही है, जिन्होंने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण से यह संक्रमण तेजी के साथ फैल गया। अब इस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई और निर्णायक मोड़ पे पहुंच गई है। प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। देश के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले हमारे श्रमिक और भाई बहन, जो मजदूर भाई बहन हैं, वो लगातार घर वापस आ रहे हैं। जिनको साधन मिल रहा है वो साधन से आ रहे हैं, जिनको साधन नहीं मिल रहा है वो अन्य किसी तरीके से आ रहे हैं। उनसे तो मैं बार बार अपील कर रहा हूं, आज फिर अपील कर रहा हूं कि वो कृपया करके सरकार के द्वारा दी गई साधन व्यवस्था का इस्तेमाल करके ही अपने घर के लिए निकलें, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है। मौसम भी अब ऐसा नहीं है कि आप लंबी यात्रा साइकिल से, आप पैदल या अन्य किसी प्रकार से कर सकें। इसलिए आप जहां हैं वहीं रहें। सरकार ने जो व्यवस्था सुविधा दी है उस सुविधा का लाभ उठा करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, फोन कर लें। वहां जिस राज्य में है आप वहां की राज्य सरकार से
उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से लगातार संवाद और संपर्क बना हुआ है, लेकिन मैं इधर लगातार फिर भी देख रहा हूं कि आप पैदल अधिक संख्या में निकल रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि कल हमारे 17 मजदूर भाइयों का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया था, और उस निधन के कारण से, रेल दुर्घटना के कारण से, मैं समझता हूं कि केवल वह जो चले गए छोड़ करके वही नहीं, पूरा देश कल अपने मजदूर भाइयों के इस प्रकार से मारे जाने से बहुत दुखी है। जांच हो रही है, जो दोषी होंगे कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन जो चले गए अब वो वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का हर हालत में हम पालन, शारीरिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग माने शारीरिक दूरी का हम हर हालत में पालन करें। अगर शारीरिक दूरी का पालन करेंगे तो ये संक्रमण नहीं फैलेगा। अगर इस संक्रमण को फैलने से रोकना है तो हमें इसी प्रकार से जीवन जीने का अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि अभी इसका सर्वोच्च आना बाकी, इसका और अधिक विस्तार होना बाकी है, जो मई महीने में नहीं बल्कि जून और जुलाई के महीने में बहुत अधिक बढ़ेगा। अगर इस प्रकार की चेतावनी है तो सावधानी भी हमें रखने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबसे बार बार अपील करता हूं कि आप सावधानी पूर्वक अपने जीवन की, अपने परिजनों की, अपने शुभचिंतकों की हर प्रकार से रक्षा करने में सहयोग करें, अपनी रक्षा करने में सहयोग करें। आज एक और प्रसन्नता की खबर आप सब लोगों को अखबारों में पढ़ने को भी मिली होगी और चैनलों के माध्यम से भी आपने देखा होगा। इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। इसका दृश्य हम सब लोग सावन के महीने में देखते हैं, महाशिवरात्रि के अवसर पर देखते हैं, जब देश के सभी प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में जलाभिषेक के लिए लाखों में नहीं करोड़ों में लोग निकलते हैं। और हर व्यक्ति की इच्छा यह भी रहती है कि हम कैलाशपति भगवान भोलेनाथ का कैलाश मानसरोवर जाकर के उनके दर्शन करें। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो स्वयं भगवान भोले बाबा के परम भक्त हैं, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को, और BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सभी जो सड़क निर्माण के काम में लगातार प्रयास करते रहे हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप अब एक ऐसी सड़क बन करके तैयार हुई है जिसके माध्यम से हम सभी लोग जहां कैलाशपति भगवान भोलेनाथ का उनके निवास पर जाकर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मेरा भी बहुत मन है कि मैं जल्दी से जल्दी भोले बाबा का दर्शन कर सकूं, मेरा देश, मेरा प्रदेश और सारा संसार इस महामारी से मुक्त हो जाए और सब लोगों को फिर से आवागमन की सुविधा मिल जाए। लेकिन इस सड़क के बनने से जो दूसरी बात निकल करके आ रही कि सामरिक दृष्टि से भी यह सड़क देश के हित में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब चीन की सीमा तक हम कोई भी अपनी सैन्य सामग्री को, अपने सैनिकों को, अपनी जरूरतों को रोड मार्ग से ही, सड़क मार्ग से ही पहुंचा करके और हर चुनौती का मुकाबला भी कर सकते हैं। यह जानकारी भी आप सबको मैं भगवान भोले बाबा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथ ही अब देश के साथ साथ विदेश में भी जो लोग रहे उनका भी आना जाना शुरू हो गया। देश के लोग तो अलग अलग प्रकार से जो सुविधा है उससे भी आ रहे हैं, जो सुविधा नहीं अपने आप चले आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा की भी चिंता करनी है, और जहां से वो आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई संक्रमण की शिकायत ना हो, यह भी हमें ध्यान में रखना है। इसलिए उनकी क्वारंटीन की व्यवस्था, कई लोग मैं घरों में देख रहा हूँ छिपाने का काम कर रहे हैं,
मत छिपाइए। आप अगर छिपाने का काम करेंगे तो अपने घर परिवार के लिए ही नहीं, अपने पूरे गांव के लिए और क्षेत्र के लिए बड़ा संकट आमंत्रित कर लेंगे। और अगर उनको थोड़ा बहुत कुछ संक्रमण होगा तो सरकार ने इतनी चिकित्सा की व्यवस्था कराई हुई है कि मुझे लगता है अगर कुछ शिकायत भी होगी तो उसका निवारण हो जाएगा। लेकिन अगर छिपा लेंगे आप तो कोई निवारण नहीं होगा। इसलिए जो सरकार की योजना से आ रहे हैं उनको तो क्वारंटीन किया जा रहा है। जो चुपके से दिन भर घूमते हैं और शाम को गांव में पहुंचने की इच्छा करते हैं और फिर घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर किसी को बताते नहीं हैं, तो यह काम न करिए। मैं सबसे निवेदन करता हूं, चाहे मेरे मजदूर किसान भाई हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे छात्र हों, या किसी क्षेत्र में जो काम करते हैं, उन सब लोगों को मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान दें। साथ ही आप सब लगातार देख रहे हैं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा कर रही है। आपकी जो जरूरत है, सरकार के जितने संसाधन हैं, उन संसाधनों को आपके जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने की, आपको बांटने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। इसके बाद भी तमाम लोगों को सुविधा जो अपेक्षा है उतनी नहीं मिल पा रही होगी, इसको पॉजिटिव भाव में लें। सरकार के पास ऐसा नहीं कि समुद्र है और समुद्र से चाहे जितना निकाल करके कहीं डालते जाओगे और समुद्र को कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई खाली नहीं होगा, कोई वहां कमी नहीं होगी। जो है वो आपका है, आपके लिए है और आपके लिए वो न्यौछावर है, आपके लिए समर्पित है। लेकिन अपेक्षाएं उतनी करना चाहिए जैसे आप स्वयं किसी परिवार के आप क्या होंगे, किसी परिवार के सदस्य होंगे। परिवार की बहुत सारी जरूरतें रहती हैं, कोई बेटा बेटी बहू पोते नाती सब कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। क्या हम सब पूरा कर पाते हैं? क्या नहीं कर पाते हैं? लेकिन जितना संभव है, जिस प्रकार से किसी परिवार के मुखिया के लिए उनके परिवार का एक एक सदस्य होता है, उसी प्रकार से सरकार के लिए भी देश का एक एक नागरिक हमारे परिवार का हिस्सा है। हम इस भाव से काम कर रहे हैं और उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा। इसलिए जो सुविधा दी जा सकती वो दिया जा रहा है और मैं लगातार अपने जो समाज की सेवा में लगे हुए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के, व्यापारिक क्षेत्र के, धार्मिक क्षेत्र के, स्वयंसेवी संगठन, अन्य भी तमाम ऐसे सक्षम लोग हैं कि अगर गांव में कोई भूखा है तो भूखा न रहने पाए, इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। सबको आगे आना चाहिए और बड़ी संख्या में लोग आगे आए, इसलिए इतनी लंबी लड़ाई को ठीक ढंग से लड़ा जा रहा है। अगर लोग आगे नहीं आते, लोग सहयोग नहीं करते तो लड़ाई को लड़ा नहीं जा सकता था। अब तक तो भारत की स्थिति भी अमेरिका जैसी हो जाती। इसे सबको सहयोग करना चाहिए, सब लोग सहयोग करके संक्रमण पर विजय प्राप्त करने का काम करना है। तो जो चाहे देश से आ रहे हैं चाहे विदेश से आ रहे हैं, उनको एक क्वारंटीन की व्यवस्था करिए। कोई अस्वस्थ लगते हैं तो उनकी इलाज की सुविधा, उनकी सूचना दीजिए, उनका इलाज हो जाएगा। छिपाइए नहीं। और गांव में जो लोग रहते हैं, कई बार परिवार के लोग मुंह बस की, अरे अभी पुलिस आएगी पकड़ ले जाएगी, फिर 14 दिन स्कूल कॉलेज में रखेगी। 14 दिन का कष्ट तो ठीक है, लेकिन जिंदगी भर का कष्ट अगर आप अपने आप आमंत्रित कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। इसलिए जो परिवार के लोग हैं वह भी इस बात को समझे, जो गांव के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वह भी इस बात को समझे। कोई कहीं से भी आ रहा है, विधिवत जांच पड़ताल और के बारे में जानकारी किए बगैर उनको गांव में नहीं जाना चाहिए, क्वारंटीन सेंटर रहना चाहिए, या घर के अंदर उनके पास इतनी जगह है जहां वो रह सकते तो वहां रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। सभी क्षेत्रों में छूट की दृष्टि से मैं आपको बताया कि सरकार लगातार कदम उठा रही है। कृषि के क्षेत्र में तो लगभग पूरी छूट दे दी गई है, लेकिन उस छूट का दुरुपयोग ना होने पाए, इसका आप सब लोग प्रयास करें और सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप भी आके 100 लोगों से, 200 लोगों से, 1000 लोगों से बात करिए और बात करके उनसे निवेदन करिए। और सब लोग अगर सहयोग के लिए लग जाएंगे तो जैसे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है ना, लगता है कि इतना विशाल रथ है कैसे चलेगा, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का रथ सबके सहयोग से चलता जाता है और भगवान की कृपा रहती है उस पर। इसलिए हम अच्छे भाव से अगर किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से उसका हमें लाभ होगा। एक बात और मुझे कहनी है कि लगातार अखबारों में भी और
टेलीविजन के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से भी ये समाचार, कहीं स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला तो कहीं पुलिस के ऊपर हमला। क्यों कर रहे हो भाई इस समय ये सब? कहीं जमीन को लेकर के झगड़ा हुआ तो कोई किसी को गोली मार दे रहा है, किसी की गला काट दे रहा है, तो किसी को लाठी डंडे चलने लगते हैं। कृपा करके इससे बचिए। इस समय तो जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा, कौन नहीं बचेगा, इस प्रकार की लड़ाई जब चल रही उस समय आप इस तरह की जो लड़ाई लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। इसलिए लड़ाई का नहीं होने पावे, विवाद नहीं होने पावे, कोई स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हों और चाहे पुलिस से जुड़े हुए लोग हों, चाहे प्रशासन से जुड़े हुए लोग, कृपा करके उन पर हमला करेंगे, कार्रवाई हो जाएगी, जेल में पड़े रहोगे, दंड मिलेगा। आप जेल चले जाओगे तो आपके घर परिवार के लोग परेशान रहेंगे। तो ऐसा काम क्यों करते हो? जो रात दिन अपना जीवन दांव में लगा करके आपकी सेवा कर रहा है, आप उसी पर हमला करते हो। इसलिए हमले जैसी कोई घटना उत्तर प्रदेश की धरती पर ना हो, यह हमको सबको संकल्प लेकर के ठानना चाहिए। अब सबको समझ में आ रहा है यह संक्रमण किसी भी हालत में कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, बल्कि उसको एक जो व्यवस्था बनी उस व्यवस्था के अंतर्गत रोका जा सकता है। इसलिए आपदा से निपटने में सहयोग करें, अफवाहों से सावधान रहिए, ना अफवाह के चक्कर में पड़िए, ना अफवाह फैलाइए, ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उल्टी सीधी खबरें चलाइए। मैं देखता हूं ऐसे ऐसे विषय चला देते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो नहीं चलाने चाहिए। यह समय किसी भी प्रकार से लड़ाई लड़ने का नहीं है। कुछ राजनीति करने की कोशिश कर रहे जो दूसरे दल के नेता लोग हैं, वो इस प्रकार की शरारत कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, करने दो उनको, जनता सब देख रही है। केवल बयानबाजी कर रहे हैं, अखबार में, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी खबरें चला रहे हैं। कोई गरीब की सेवा नहीं कर रहा, कोई मजदूर की सेवा नहीं कर रहा है। और इनके कार्यकर्ताओं को आप खोजिए, कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कहीं खोजने से नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि इनकी मंशा जो जरूरतमंद है उनकी सेवा करने की है ही नहीं। यह संक्रमण के संकट के दौर से, आपदा के समय भी राजनीति कर रहे हैं। और इन राजनीति करने वालों को करने दीजिए, जनता खुद देख रही। आप सब अपने को दृढ़ता के साथ मजबूत करके खड़े होइए और इस संक्रमण को इस परास्त करना है, इस आपदा पर विजय प्राप्त करना है। मेरा आज एक और आप सबको जानकारी दूंगा। कल मैं देख रहा था, अच्छी चीज आई, सोशल मीडिया में भी आई, चैनलों के माध्यम से भी दिखाया गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस में वैदिक मंत्रों के साथ शांति पाठ हो रहा। इतनी खुशी की बात। अभी हमारे यहाँ कई कुछ स्थान ऐसे हैं, अगर हो जाए तो सबसे पहले इन्हें दर्द होगा। आप समझते हैं सबसे पहले कौन इस पर आपत्ति करेगा, ये आप अच्छी प्रकार से समझते हैं। लेकिन जब वैदिक मंत्रों से शांति पाठ अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर हो रहा है, ये तो व्यक्तिगत तौर से बहुत प्रसन्नता हुई है। और उस प्रसन्नता को मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर किया कि आप सबकी जानकारी होगी। नहीं जानकारी है तो यह चल रहा है सोशल मीडिया में, इसको देखिए, ये अच्छी चीज है। इसमें कोई आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किए बगैर लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। हम केवल दूसरों के लिए आपत्तिजनक जो भाषा प्रयोग करते हैं उनको ही नहीं कह रहे हैं, अपने लोगों से भी, आप लोगों से भी कह रहे हैं कि आप भी कोई आपत्तिजनक भाषा, कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई धार्मिक दृष्टि से कोई ऐसी भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए जिससे विद्वेष फैले। आपस में तो ऐसा कभी कभी सोशल मीडिया पे लड़ने लगते हैं कि अगर आमने सामने हो तो पता नहीं क्या करेंगे। तो इस सब चीजों से हमको बचना है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जो हमारे श्रमिक भाई दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, सरकार की योजना है कि गांव गांव में बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन किया जाए, रोजगारों
के अवसर पैदा किए। और जो हमारे श्रमिक भाई दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, उनको उनके गांव में ही कोई ऐसा रोजगार मिल जाए, कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाके भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ताकि पूरा देश, और अपना प्रदेश तो है ही, लेकिन पूरा देश हमारा है, देश में कहीं भी लोग आप भी जा सकते हैं, दूसरे प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में भी आ सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम गांव गांव में रोजगार का सृजन करें। एक तरह आज मेरे मन में आया कि मैं कह दूं, कहना नहीं चाह रहा था, जो हमारे ग्राम प्रधान लोग और ग्राम के सेक्रेटरी लोग एक बात विशेष तौर से इसको नोट करें। देखिए, मैं बहुत जगह मुझे ये जानकारी मिलती रहती है, शिकायत भी कई बार आई है। कई लोग फर्जी जॉब कार्ड बना करके मनरेगा के तहत और सरकारी खजाने का पैसा उन लोगों के बीच में खर्च कर देने का काम, उन लोगों के लिए निकाल लेने का काम करते हैं जिनको इसकी जरूरत नहीं। ये पैसों की निकासी, चाहे वो प्रधान जी हो, चाहे वहां गांव के सेक्रेटरी हो, या फर्जी जॉब कार्ड धारक, उनको सबको, जो फर्जी कार्ड जॉब कार्ड के धारक हैं, मनरेगा के अंतर्गत अपना जॉब कार्ड सरेंडर कर दें। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी तत्काल इसकी समीक्षा कर लें, और ये नहीं है कि उनको मुझे बताने की आवश्यकता है, तब वो जानते हैं, भली प्रकार से इस बात को जानते हैं फर्जी कौन है और असली कौन। अब फर्जी की जरूरत नहीं है, अब असली लोगों को काम की जरूरत है। और जो भी जॉब कार्ड धारक है, जितना उसे काम करना, उसको काम करना चाहिए। तभी गांव का विकास होगा, तभी प्रदेश का विकास होगा। प्रदेश का और गांव का विकास होगा तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। इसलिए ये बात मैंने आपको कही है। इस पर सभी लोग कोई द्वेष फैलाए बगैर, कोई झगड़ा विवाद किए बगैर, फर्जी का जॉब कार्ड बना करके पैसे निकाले जाते रहे हैं, तत्काल फर्जी जॉब कार्ड वाले अपना जॉब कार्ड से, और जो बने हैं उनको निरस्त करने की जो एक प्रक्रिया होती है, उनको निरस्त करने का काम करें। इसके संबंध में आवश्यक निर्देश सरकारी स्तर पर भी भेजा जाएगा। मैं एक जानकारी और, पहले मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, बहुत जल्दी ही आपको यहाँ 200 दिन या इससे अधिक दिन का काम का की गारंटी की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के स्तर पर विचार हो रहा है, और मुझे आशा है कि अच्छा संदेश आएगा भविष्य। इसलिए आप सब लोगों से मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि यह जो संक्रमण के संकट का समय है, संक्रमण के समय का सदुपयोग करें। और इस दौरान बहुत सारे ऐसे भी परिवार होते हैं जिनको अपने परिवार के बारे में ही जानकारी नहीं, अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी नहीं, एक पीढ़ी दो पीढ़ी के अलावा तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी में पहले क्या हुआ उसकी जानकारी नहीं है। इस तरह की चीजें भी जुटाइए। आज से 25 साल 50 साल पहले क्या था, इस आयु वर्ग के लोग हर जगह हैं, और आजकल सबके पास मोबाइल भी है, रिकॉर्ड करने का काम भी करिए। इससे आपको वह चीज जानकारी मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे ऐसे अनुभव आपको प्राप्त होंगे जो अनुभव आप कभी अब तक नहीं प्राप्त किए होंगे। किस प्रकार से हमारे बड़े बुजुर्ग खान पान में सावधानियां रखते थे, किस प्रकार से सुबह जागने का काम करते थे, किस प्रकार से घर की जो दिनचर्या है उसको निर्वाह करते थे, किस प्रकार से आज जिस प्रकार की औषधियों को डिब्बिया में बंद करके हम आपको खाने के लिए दिया गया, मैं भी खा रहा हूँ, आप भी खाते होंगे कि इम्यूनिटी बढ़ जाए। लेकिन वही चीज गांव में एक बहुत सरल रूप में उपलब्ध रहती थी और लोग उसका सेवन करते थे, इसलिए वो 100-100 साल जीते थे, और आंख की रोशनी भी कम नहीं होती थी, दांत भी गड़बड़ नहीं होते थे, और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता था। लेकिन आज खाली समय का अगर हम सदुपयोग करें, अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बनावें, अपने को ज्यादा से ज्यादा परिश्रम में लगाने का काम करें, और ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को एकत्र करने का काम। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के सामग्री उपलब्ध रहती है। जो
गलत वृत्ति वाला होता है वो गलत रास्ते पे जाता है, जो अच्छी वृत्ति वाला होता है वो अच्छे रास्ते पे जाता है। एक कहावत पहले से कही जा रही है, जो सूकर वृत्ति का होता है उसे गंदगी ही खोजना, उसके सामने चाहे जितने प्रकार के व्यंजन रखे होंगे वह उस पर नजर डालेगा ही नहीं। हमें अपनी वृत्ति ऐसी बनानी चाहिए कि हम अच्छी चीजें कैसे जो हमारे सामने उपलब्ध है, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध है, अखबारों के माध्यम से उपलब्ध है, बहुत सारी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण किताबें हैं, तो पढ़ने आदि की दृष्टि से, अपने क्षेत्र के अंदर विकास की दृष्टि से क्या हुआ है, क्या होना चाहिए, स्वयं के परिवार की विकास योजना भी बनानी चाहिए, कौन पढ़ाई कर रहा है और उसकी आगे कैसे पढ़ाई होगी, और पढ़ने के बाद उसका लक्ष्य क्या है। इस प्रकार कई चीजें हैं जिसको अगर आप आपस में बच्चों के साथ भी चर्चा करेंगे तो वहाँ भी अच्छा माहौल बनेगा। आप उन चर्चा को आगे बढ़ाइए, आप भी आगे बढ़िए, देश और प्रदेश को कोरोना संक्रमण के संकट से मुक्ति के लिए, आपदा से मुक्ति के लिए अपना योगदान दीजिए, एकजुटता बनाए रखिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी एकजुटता के बल पर और अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लीजिए कि अब शारीरिक दूरी बनाकर के रखने का 2-3 महीने नहीं, हो सकता है बहुत लंबे समय तक हमें इसी प्रकार का जीवन जीना पड़े। इसलिए हम उसी ओर चल पड़े जिस ओर चलने से कोरोना के संक्रमण का संकट सदा सदा के लिए समाप्त हो। क्या वैक्सीन आ रही है, क्या नहीं आ रही, कब आएगी, कब नहीं आएगी, यह सब तो अलग है। आएगी बहुत अच्छा है, उसका आप सबको फायदा मिले और उसको आप तक पहुंचाने का काम सरकार के स्तर पर जो किया जा सकता है वो किया जाएगा। लेकिन अभी तो शारीरिक दूरी ही सबसे बड़ी दवा है और सबसे बड़ा उपचार है और सबसे अधिक बचाव का यही एकमात्र साधन है। इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ करके और सरकार को इस लड़ाई में सफल होने में अपना सहयोग दीजिए। एक बार फिर से महाराणा प्रताप जी की, गोखले जी की जयंती पर मैं आप नमन करते हुए आप सबको शुभकामना देता हूँ और कैलाशपति भगवान भोलेनाथ जी के दरबार तक जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, इसके लिए मैं खुशी जाहिर करता हूँ, भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ महामारी के संकट से देश की रक्षा करते हुए अपने भक्तों को अपना दर्शन देने का रास्ता जल्द से जल्द खोलने की कृपा करें, जिससे मैं भी आना चाहता हूँ दर्शन के लिए और मेरे जैसे आपके कोटि कोटि भक्त आपके दर्शन के हेतु आना चाहते हैं। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, गौरी नंदन जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और समस्त देवी देवताओं से यही प्रार्थना करता हूँ, संक्रमण के संकट से राष्ट्र की रक्षा करें, हमारे समाज की रक्षा करें, हमारे देशवासियों और प्रदेशवासियों की रक्षा करें। बहुत हो गया है, अब इससे मुक्ति दीजिए भगवान, यही प्रार्थना करते हुए आपका देता हूँ। बहुत बहुत